एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आज संडे है और संडे को रात 9 बजे जो हमारा लाइव क्लास होती है, लाइव डिस्कशन होता है। तो आज जो है हमारी लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि पहले ही 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं जिसके कारण लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और दूसरा रीजन वो ये कि किसी कारणवश मैं भी सेल्फ क्वारंटाइन हूँ कोरोना वायरस के चलते। तो नेटवर्क प्रॉब्लम अभी किसी हालत में जो है सॉल्व नहीं हो सकती, जल्दी ही लेकिन सॉल्व हो जाएगी। जैसे ही नेटवर्क इश्यूज हमारे सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद हम फिर से जैसे हम पहले लाइव क्लास लेते थे वेडनेसडे और संडे को रात 9 बजे, तो वो हम लाइव क्लास भी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए रेगुलर वीडियो आपकी आती रहेगी पॉलिटी की, जैसे कि आज हमारी जो हम लाइव क्लास नहीं लेकर पॉलिटी का वीडियो पढ़ेंगे, पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो जो पॉलिटी के हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो पॉलिटी में लास्ट क्लास में हमने मंत्री परिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसके बारे में आपका जो बताया गया है वो कौन से आर्टिकल में बताया गया, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो वो आपके बताया गया है आर्टिकल 75(1). तो आर्टिकल 75(1) हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके आगे के जो क्लॉज है आर्टिकल 75 के, उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसे हम जनरली 3 जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड करके पढ़ते हैं। 2 सेकंड रिवाइज कर ले कौन कौन सी थी वो 3 कैटेगरीज। पहली थी कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो आपके मंत्रिमंडल के जो बैठकें होती हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, कैबिनेट मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री। और थर्ड कैटेगरी थी वो थी आपकी डेप्यूटी मिनिस्टर या उप मंत्री। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट में आप ये वीडियो देख के वो आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज देख ली थी कि मंत्री परिषद आखिर क्या है, और मेन जो चीज हमने देखी थी कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में आखिर क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपकी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि जो मिनिस्टर्स हैं, आपके मंत्री हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख रहे हैं। तो आज की जो आपकी हेडिंग है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स, या फिर आप कहें कि मंत्रियों के दायित्व। तो ये हो गया आपका हेडिंग। तो इसके अंतर्गत आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपके मिनिस्टर्स के, जितने भी आपके मंत्री हैं। सबसे पहले सभी मंत्री आपके किसके हिस्से होते हैं, मंत्री परिषद में आपके सभी मंत्री आते हैं। तो सभी मंत्री जो कि आपके मंत्री परिषद के अंतर्गत आते हैं, उसके अंडर आते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो संविधान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है मिनिस्टर्स की, मंत्रियों की, उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बताया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वैयक्तिक उत्तरदायित्व या वैयक्तिक दायित्व। और दूसरी जो कैटेगरी बताई गई है वो कौन सी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व या सामूहिक दायित्व। तो ये 2 कैटेगरीज बताई गई हैं कि जो मंत्रियों के जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कौन कौन सी बताई गई है। तो इस 2 कैटेगरीज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो मंत्रियों की व्यक्तिगत तौर पर क्या उत्तरदायित्व है, क्या उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके बारे में जो आपका बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल 75(2). किसी को याद है आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था।
तो उसमें क्या कहा गया था कि जो आपके मंत्री परिषद है, वो जो मंत्री परिषद के जितने भी आपके मंत्री हैं, मंत्री परिषद का क्या कार्य है, वे आपके राष्ट्रपति को जो सलाह देने का कार्य जो है आपके मंत्री परिषद का है। तो आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जो सलाह है वो आपके कौन देंगे, मंत्री परिषद के द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है। और 75(2) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, ये कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, कब तक ये मिनिस्टर के मंत्री के तौर पर बने रहेंगे। तो आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, यानी कि जब तक आपका राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने कार्यकाल के दौरान बने रहते हैं। तो आर्टिकल 75(2) में क्या है कि जो मंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि वैसे तो जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसके जो मुखिया है, प्रधान है, वो कौन है, आपके राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो कौन है, वास्तविक जो उनके मुखिया है वो आपके प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति है, जिन्हें आपका कार्यपालिका का हम क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, वो जो उन्हें जो मेनली सलाह देता है वो कौन देते हैं, आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इसलिए चाहे यह कहा गया है आर्टिकल 75(2) में कि जो मंत्री हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, लेकिन उसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो किसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे, वो आपके प्राइम मिनिस्टर या जो प्रधानमंत्री है उसके प्रसाद पर्यंत रहेंगे। यानी कि जब तक आपके प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक ये अपने जो पद पर बने रहेंगे, इनका जो कार्यकाल है वो चलता रहेगा। जैसे 5 साल का कार्यकाल है और 5 साल के पहले ही अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये उनके निर्देशों का पालन कोई मंत्री नहीं कर रहा है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे क्या मिनिस्टर से क्या त्याग पत्र, रिजाइनेशन जो लेटर की मांग कर सकते हैं। और अगर जो मंत्री है रिजाइनेशन लेटर, त्याग पत्र देने में आनाकानी करे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहकर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, तो उनके पद से हटवा सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 75(2) कि मंत्री जो है आपके किसके कब तक जो प्रसाद पर्यंत कब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। तो वैसे तो कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, लेकिन वास्तविक अर्थ उसका क्या है कि जब तक जो है आपका प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से उनका जो इंडिविजुअल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्रियों की, वो किसके प्रति है, वो आपके प्रधानमंत्री के प्रति है। तो ये है आपका कि जो मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है। तो ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व जो ये है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो राष्ट्रपति की और संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन वास्तविक रूप से ये प्रधानमंत्री जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके प्रति इनका जो है उत्तरदायित्व होता है। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के प्रति जो है प्रसाद पर्यंत उन्हीं के प्रति जो है ये अपना अगर निष्ठा बनाए रखेंगे तो अपने पद पर बने रहते हैं। अगर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं निभाते हैं, मतलब उनके जो निर्देशों का पालन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, उनकी पॉलिसीज में सही ढंग से जो है अपना हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो वो उन्हें उनके पद से हटा भी सकते हैं। तो ईमानदारी इसी में है, भलाई इसी में है। और ये आप जो मंत्री अगर आप हैं तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाए रखिए आपके प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत। और लेकिन संविधान के अंतर्गत देखें तो वो क्या है, प्रेसिडेंट के अंतर्गत। लेकिन अगर आपको कहीं भी बताना हो, लिखना हो एग्जाम में, तो आप प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करते हैं, आप किसकी बात करते हैं, प्रेसिडेंट की, कि जो उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके अंतर्गत होगी। तो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यह आर्टिकल 75(2) में कहा गया है। और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि जो आपके मंत्रियों की जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, वो प्रधानमंत्री के जो प्रति होता है, मंत्रिमंडल के प्रति होता है। तो ये था हमारा कि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मंत्रियों की होती है।
तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया हो, नहीं समझ आया तो वीडियो के बाद कमेंट करके जरूर पूछ लें। उसके बाद सेकंड जो है हमारा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कि इसमें सबसे पहले तो ये जो आपका सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, ये आपकी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 75(3). तो सामूहिक मंत्रियों के जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी बात की गई है आर्टिकल 75(3) में। और इसमें क्या कहा गया है, सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि जो आपके मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री हैं, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। उत्तरदायित्व उनका किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लोकसभा, मतलब अब कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की कोई भी बैठक होती है, उसमें कोई भी अगर डिसीजन लिया गया है, उस डिसीजन में सभी मंत्रियों की चाहे जो है सहमति होनी चाहिए। चाहे वो उस डिसीजन से खुश हैं या नहीं है, लेकिन उन्हें बाहरी रूप से दिखाना पड़ेगा कि वो ठीक है, वो इससे सहमत है। तो ये है कि सभी मंत्री जो है लोकसभा के प्रति जो है उनके उन सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। मतलब कैबिनेट या मंत्रिमंडल के द्वारा कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो सभी मंत्रियों का यह सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उसके प्रति अपनी सहमति दे। तो ये है इसका मतलब कि वो किसके सामूहिक रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के प्रति। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए कि कभी हम सहमत नहीं है, हमारा जो कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया जो, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है और मंत्री हैं, क्योंकि आप मंत्रिपरिषद के मंत्री हैं और आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है कि आप लोकसभा के प्रति क्या है, आप रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए और आर्टिकल में भी कहा गया है, लेकिन हम फिर भी किसी भी प्रकार से सहमत नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप एडजस्टिव है, इतना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं भी लिया गया है कैबिनेट के द्वारा, तो भी आपने एडजस्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें अपनी सहमति दे देते हैं, चाहे हमारा मन नहीं मान रहा लेकिन हम भी सहमति दे देंगे। लेकिन फिर भी लास्ट में आके आप कितने ही कोशिश कर ले, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं जो है इससे किसी भी प्रकार से अपनी सहमति नहीं दूंगा, अपना किसी भी तरह से मैं एडजस्ट नहीं होगा, तो वो मंत्री अगर अपनी पूर्ण जो सहमति किसी भी प्रकार से उस निर्णय के प्रति जो मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है अगर नहीं दे पाता है, तो उसके पास अधिकार है कि वो अपने जो मंत्री के पद से त्याग, जो रिजाइनेशन लेटर है, त्याग पत्र दे सकता है। क्लियर? तो इससे साफ पता लगता है कि ठीक है, अगर आप सहमत हैं तो ठीक है, अगर नहीं सहमत है तो आप रिजाइनेशन लेटर दीजिए। मतलब कि आपको किसी भी प्रकार से जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना होगा लोकसभा के प्रति, यानी कि कैबिनेट के निर्णय के प्रति आपको अपनी सहमति देनी ही होगी। और तो ये है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसके बारे में आपका बताइए, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ये आपके इंग्लैंड से जो है ये प्रणाली ली गई है। और याद रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आप राज्यसभा के मंत्री हैं, तो राज्यसभा के मंत्री क्योंकि है, तो क्या आपका ये जरूरी है कि आप फिर भी लोकसभा के प्रति जो है आपका सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा कि यस, हमारी सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है अगर हम मंत्री हैं। तो मंत्री होने के नाते चाहे हम लोकसभा के सदस्य हैं चाहे राज्यसभा के सदस्य हैं, हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे किसके प्रति होगी, लोकसभा के प्रति होगी ही। तो ये है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स। अब कई बार एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिनिस्टर्स, मंत्री बनने के लिए आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी के लिए, योग्यता के लिए आपके संविधान में कोई जो स्पेसिफिक बात नहीं की गई है, लेकिन एक जो है जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है और वो क्या है वो देख ले। या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके मंत्री, मिनिस्टर्स जो है आपके बनने के लिए। तो अगर संविधान की बात करें तो संविधान में स्पेसिफिक रूप से सिर्फ एक बात की गई है मंत्रियों की योग्यता के लिए, और वो कही गई है आपके आर्टिकल 75(5) में। तो आज जो आपका आर्टिकल है 75(5)
क्लोज। तो आर्टिकल 75 में आपका बताया गया है कि जो मंत्रियों की योग्यता क्या होनी चाहिए। संविधान में केवल ये योग्यता आपके बताई गई है। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप मंत्री बनना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि 6 महीने के अंतर्गत, यानी कि अगर आप मंत्री के तौर पर निरंतर बने रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि 6 महीने के अंदर ही, विद इन 6 मंथ्स, आप संसद के किसी भी सदन, यानी चाहे आप लोकसभा के सदस्य बन जाए या राज्यसभा के सदस्य बन जाए, तो 6 महीने के अंतर्गत आपको 6 महीने के अंदर ही मंत्री बनने, हमेशा निरंतर रूप से बने रहने के लिए आपको संसद के किसी भी सदन की जो सदस्यता लेनी होगी। चाहे आप लोकसभा सदस्य बन जाइए, चाहे आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए, लेकिन विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर। और अगर आप 6 महीने के अंदर जो है मंत्री नहीं बन पाते हैं, मंत्री नहीं कहूंगी, जो है सदस्य नहीं बन पाते हैं और 6 महीने जो है ऐसे ही गुजर गए, तो 6 महीने के बाद जो है आप मंत्री के पद पर बने नहीं रहेंगे अगर आपने किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले। तो आपके पास कितने टाइम होता है मंत्री बनने के बाद? 6 महीने का, कि 6 महीने के अंतर्गत आपने अगर सदस्यता ले ली संसद के किसी भी सदन के लिए तो ठीक है, आप कॉन्टिन्यूअस मंत्री बने रहेंगे। लेकिन 6 महीने अगर गुजर गए फिर भी नहीं ली तो आपका जो है मंत्री के पद से आप हट जाएंगे। तो ये एक बात कही गई है आपके आर्टिकल 75 में। और इसके अंतर्गत आपको 2 चीजें जो है इस स्टेटमेंट से आपको पता लगी होगी कि मंत्री बनने के लिए आपको जो सदस्य बनना चाहिए, आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि आप केवल लोकसभा के ही सदस्य बने या राज्यसभा के ही सदस्य बने। आप संसद के किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं, चाहे लोकसभा के या फिर राज्यसभा के लिए। और एक और चीज कि जो मंत्री बने रहने के लिए आपके पास जो टाइम दिया गया है, मतलब मंत्री के पद को कंटिन्यू करने के लिए, वो दिया गया है 6 मंथ्स का। मतलब कि जब आप मंत्री के पद पर आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद आपके पास कितने मंथ का टाइम है? 6 मंथ्स का टाइम है कि इन 6 मंथ्स में आप जो है किसी भी एक सदन की सदस्यता ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर आप जो है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं भी हैं तो भी क्या है, आप मंत्री तो बन ही सकते हैं। तो ये हमने 2 चीजें यहाँ से देखी, एक तो किसी भी सदन के सदस्य बन सकते हैं, और दूसरा कि अगर आप पहले किसी भी सदन के सदस्य नहीं भी हैं तो एटलीस्ट एक बार के लिए आप जो है मंत्री बन ही जाएंगे। उसके बाद अगर 6 महीने के बाद अगर आप सदस्यता नहीं लेते, बेशक समाप्त हो जाए आपकी मंत्री पद से, आप हट जाए, लेकिन एक बार के लिए जो है मंत्री जरूर बन जाएंगे अगर किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं। तो ये है कि क्या जो एलिजिबिलिटी दी गई है संविधान में आर्टिकल 75 क्लोज 5 खंड 5 में मंत्री के पद पर आसीन रहने के लिए, मंत्री बने रहने के लिए। तो ये था आज के टॉपिक के बारे में, और आज के लिए बस इतना ही। और जो मैंने बता ही दिया था कि आज हमारी लाइव क्लास क्यों नहीं हुई, तो स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस मैंने कर ही लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है, जो कि आपकी तरह ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।